माइनस पीसीए तो आप लोगों ने देख लिया। पीसीए में एक गड़बड़ हो सकती है और ये इसका हल, ये नया टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। डिस्क्रिमिनेंट से आपको वैसे भी आइडिया हो जाना चाहिए कि द आइडिया इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट फीचर्स। तो ये जो, एंड दिस इज सुपरवाइज्ड, या दिस इज नॉट अनसुपरवाइज्ड। वो जो पीसीए था वो अनसुपरवाइज्ड था, यू डिड नॉट नीड एनी एग्जांपल्स। आपके ख्याल में अगर हम फोकस करें डिस्क्रिमिनेंट पे, और मैं इसलिए इवन बिफोर आई स्टार्ट आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन इज बिकॉज वी हैव डेल्ट विद दिस समथिंग लाइक दैट। वो जो हम इम्प्योरिटी की बात कर रहे थे और वो डिसीजन ट्रीज में कि किस फीचर को यूज करें, स्टार्ट क्वेरी किस पे करें, तो वो उसमें भी तो मोरलेस सेम आइडिया था ना, कि कौन सा फीचर ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको वो कर सकता है, पार्टीशन कर सकता है स्पेस को। याद आ रहा है आपको? यस सर। तो वो यस सर, डिस्क्रिमिनेटिव जो प्रॉपर्टी है वो कौन से फीचर की ज्यादा है। अब वहां पे पहली बात तो यह है कि ये फीचर उसमें नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है ये पीसीए में नहीं है। क्यों? गेस गेस करे क्यों नहीं है उसमें? सही, क्योंकि पीसीए तो वेरिएंस के ऊपर चलता है। वेरिएंस के ऊपर चलता है, और वो वेरिएंस कहाँ से आ रही है, किस फीचर से आ रही है, ये सब उसका ताल्लुक नहीं है ना उसका। इट डजंट केयर यस सर। कि वो वेरिएंस किस फीचर से आ रही है या कंबाइंड आ रही है, अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो यस सर। और जो वहां पे था, जो हमने उधर किया था डिसीजन ट्रीज में, वो उससे ये कैसे बेहतर होगा, ये हम जब करेंगे उसमें तो डिस्क्रिमिनेट की बात हो रही है, लेकिन आप एग्जिस्टिंग फीचर पे ही रिलाई कर रहे हैं ना। अगर आपके पास 3 फीचर्स हैं और वो ऑलरेडी फीचर्स में वो पावर है, तो फिर आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर वो फीचर आपस में मिक्सअप हो रहे हैं और वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर उसका नहीं है, तो फिर आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। दोनों इश्यूज है, पीसीए का अपना इशू है और उसका अपना इशू है। इसका आइडिया ये है कि यू हैव टू, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के हवाले से, द आइडिया इज टू क्रिएट न्यू फीचर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर्स in such a way that the new features have that discriminative power. आप समझ आ रही है बात? यस सर। क्या अगर एग्जिस्टिंग फीचर में वो ना भी है वो एबिलिटी, आप नए फीचर्स बनाए, तो ये दोनों से डिफरेंट है ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिड इन डिसीजन ट्रीज, और वो जो हम इंफॉर्मेशन गेन की बात कर रहे थे और इम्प्योरिटी की बात कर रहे थे, इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दोस। और अब आपको समझ आ जाएगी कि इसमें सुपरवाइज्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ये इसने एक बिग पिक्चर देने के लिए, ये पेपर द्वारा पढ़ लें बेशक, ये तो हिस्टोरिकल नोट है कि ये लोग इसको फिशर कहते हैं, फिशर, लेकिन असल जो पेपर है ये बाद में आया था 48 में, और उसके बाद ये चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हुई है। इस डायग्राम में मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। लेट से आपने एलडीए कर दिया किसी तरह से ना, आपने कोई ट्रिक चला के, हालांकि हमने हम वी हैव टू लर्न दैट नाउ, बट लेट से यू डिड दैट समहाउ, और आपके पास ये डेटा आ गया। दो टाइप के क्लासेस हैं, सर्कल है, क्रॉस है, प्लस है, क्लास 1 क्लास 2। अब LD1 एक्स एक्सिस पे एक फीचर आ गया नया, और LD2 दूसरा फीचर आ गया। LD1 की अच्छी बात क्या है बताएं जरा। दोनों फीचर्स को इंक्लूड कर रहा ये गाउसियन है ना, और जो है। यस सर। गाउसियन है उस गाउसियन में जो पीक है वो उधर ही आ रहा है जहां पे एक क्लास है, वो पीक दूसरी जगह नहीं आ रहा, और आपस में ओवरलैप भी कम है ना। यस। तो ये बेसिकली जिस तरह हम ओवरलैप करते थे, वो डिसीजन बाउंड्री आसान है इसमें ड्रॉ करना। अच्छा, एक तो ये इसकी बात है, इसके अलावा क्या बात अच्छी है? डिस्क्रिमिनेशन। LD1 दोनों फीचर्स को बता रहे हैं, एक ही वेरिएबल सर्कल और नहीं, प्लस वो तो दोनों को बता वो तो रहे आप ये वो तो वही बात है जो हम उसमें कर रहे थे ना डिसीजन ट्री में,
कि LD1 is a feature which can distinguish between these two classes. लेकिन इसके अलावा एक Yes, sir. बात है और उस है LD2 वो इसकी भी है। वेरिएबिलिटी देखे ना, इसकी विड्थ जो है ना वो इतनी है कि इट कैन स्टिल कैप्चर वेरिएंस। ये हर क्लास के वेरिएंस को कैप्चर कर रहा है ना, हर वो जो इसका गॉसियन का जो शेप है उसकी जो विड्थ है वो डेटा की विड्थ को मैच कर रहा है, देखो ना। Yes, sir. अगर ये नैरो पीक होता तो ये डेटा की विड्थ को मैच ना करता ना। मैं इसको अगर ऐसे देख लूं, Yes, sir. फॉर एग्जांपल इसका बैड एग्जांपल ये होता, डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी होती है लेकिन ये कम प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये क्या करता है, यू नेवर नो, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका कम हो जाता है ना, सो इट हैज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एज वेल। अब LD2 में बताएं व्हाट इज द गुड एंड व्हाट इज द बैड। LD2 में ये है कि एक ही वेरिएबल, पहले वो ही चीज हो रही है, एक ही वेरिएबल दोनों को रिप्रेजेंट करे, लेकिन इसमें भी पहली बुरी बात ये है कि डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। डिस्टिंग्विश नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, वेरिएंस को ये कैप्चर कर रहा है, इट कैन कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द वेरिएंस। तो ये PCA वाली क्वालिटी इसमें है LD2 में, यस सर। ठीक है ना। और PCA वाली क्वालिटी LD1 में नहीं है उतनी, क्योंकि PCA में फोकस किस पे होता है कि वेरिएंस को कैप्चर करो, तो वेरिएंस PCA के हिसाब से बेस्ट LD2 है, LD1 नहीं है। LD1 से वो ये कहेगा कि आपको आधा एरिया तो आप मिक्स कर रहे हो ना, नहीं बल्कि एक मिनट LD1 भी कर रहा है, क्योंकि LD1 तो दो डिस्ट्रीब्यूशन है और एक ही फीचर है ना, एक ही फीचर है बिल्कुल, लेकिन वो उस तरह नहीं कर रहा, मतलब वो LD1 is still better than LD2 is better than LD1 as far as capturing the overall variance is concerned, क्योंकि इसमें ये डिप आ रहा है ना, ये डिप इसमें आ रहा है, आप ये कह सकते हैं कि ये वेरिएंस को कवर नहीं कर रहा इस वेरिएंस को। So that is actually a comparison in which you can learn about linear discriminant analysis, कि यहाँ पे गोल ये होता है कि आप so we will have an optimization problem which will try to do two things. It will try to maximize the variability within the class, so it will try to capture as much variation as possible within the class, but it will try to minimize the actually variability between the classes. उसके दरमियान अगर कुछ हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करेगा, तो इससे दोनों चीजें मिल जाएंगी ना। It will have that PCA quality as well as the discriminative power as well. So ये बेसिकली ये आपके इनर वर्किंग ऑफ लिनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस ये है कि सबसे पहले आप स्टैंडर्डाइज करेंगे, व्हिच इज वेरी कॉमन, PCA में भी हमें करना पड़ा था। देन यू कैलकुलेट द मीन वेक्टर फॉर ईच क्लास, तो ओवरऑल मीन की जगह आप अलग अलग मीन कर ले ताकि आपको 2 या 3 जितने भी हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन उतने ही मिले जितने क्लासेस हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। स्कैटर मैट्रिक्स आपने कभी यूज किया है? आई होप कि एग्जाम्पल लैब्स में आपने कभी कभी किया होगा ये स्कैटर मैट्रिक्स। याद तो नहीं। स्कैटर मैट्रिक्स में आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप इट इज समथिंग लाइक if you have multiple फीचर्स और आप उसको स्कैटर प्लॉट ऐसे करते हैं, ठीक है, तो स्कैटर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उनकी जो कोवेरिएंस है ना उससे रिलेटेड है ये, कि you can think of it as the variance within the class, a matrix representing the ये variance word गलत है, covariance। फॉर एग्जांपल ये
अगर हम इन दो की बात कर रहे हैं तो इस फीचर की और इस फीचर की जो कोवेरिएशन है ये विद इन द क्लास है, तो यहाँ पे आप कोवेरिएंस को कैप्चर करें, और ये विद इन द क्लास है, और फिर ये बिटवीन द क्लास है। तो आप बिटवीन द क्लास को ये मैं इसकी कैसे एग्जांपल ले दूँ ना, लेट सपोज आप ये एग्जांपल पिक करते हैं और अगला एग्जांपल भी इसी में पिक करते हैं, इन दो के दरमियान देखिए कि भी तो डेटा है ना, तो आप दो एग्जांपल्स के दरमियान भी आप वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सो अगर आप सारे इन को ऐड अप कर देंगे तो ये विद इन द क्लास हो जाएगा, वेरिएशन विद इन द क्लास या स्कैटर मैट्रिक्स। इसी तरह इसकी आपस में, और अगर आप एक एग्जांपल यहाँ से उठाते हैं और एक एग्जांपल यहाँ से उठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बिटवीन द क्लास हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. So you are calculating the scatter matrix, which is the variation, the covariation between the class and within the class. इसको आप B के लिख दें, B for between and W for within, और ये S आपको पता है, S हम यूज करते हैं सैंपल वेरिएंस, सैंपल कोवेरिएंस उस तरह के लिए। And here is the main step. PCA में भी आप आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू की बात कर रहे थे ना, वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स की। अच्छा, जब वहां पे कोवेरिएंस ऑफ मैट्रिक्स करते थे, सो यू टुक ऑल द फीचर्स या विद ऑल द अदर फीचर्स, आप ये करते थे ना, एनी फीचर और एनी अदर फीचर, एंड यू डिडंट केयर कि ये किस क्लास से आ रहा है और ये किस क्लास से आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, वो वही कोवेरिएंस मैट्रिक्स विद इन द क्लास अलग करेंगे और बिटवीन द क्लास अलग करेंगे, और फिर उनके अलग अलग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज इनका ना इस मैट्रिक्स का आपने अलग करना है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, और ना इस मैट्रिक्स का अलग करना है क्योंकि उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इसका इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करूं, व्हाट विल द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, या आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर्ड टू ईच वन ऑफ देम सेपरेटली? अब पता है कि आइगन वैल्यू इज एक्चुअली फॉर अ मैट्रिक्स इट्स अ स्केलर रिप्रेजेंटेटिव। यू हैव अ 3x3 मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, आइगन वैल्यू का मतलब ये है कि यू हैव अ सिंगल नंबर व्हिच कैप्चर्स व्हाट द मैट्रिक्स इज डूइंग। अगर ये मैट्रिक्स कुछ कर रहा है किसी वेक्टर के साथ, वो एक स्केलर भी कर रहा है कुछ वेक्टर्स के साथ, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी ये है कि एस बी का और इसके इनवर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें देखो ना, आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं और इसको आप सप्रेस कर रहे हैं माइनस इनवर्स लेके। इनवर्स का मतलब ये है कि इफ वैल्यूज ऑफ एस डब्ल्यू आर लार्ज, द इनवर्स विल हैव स्मॉल वैल्यूज, और ये चूंकि आप इसको इन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, सो लार्ज वैल्यूज ऑफ एस बी आर एनकरेज्ड, यू आर एनकरेजिंग लार्ज वैल्यूज ऑफ, एक सेकंड कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, ये समझ, अल्लाह का शुक्र है, बस ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, नहीं लेकिन वो हम बात थोड़ी कर सकते हैं, मैंने उनको बता दिया है। हाँ बस वो डॉक्टर वसीम अगर उसमें कुछ कहते हैं तो उनको, अगर आप उनका वेट करना चाहते हैं मेरी तरफ से, तो उसने सुबह मुझसे भी पूछा था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तो रहने देता। वही मैं कह रहा हूँ, उसका थोड़ा मैंने इसलिए थोड़ा सा लूप होल रखा है, अगर डॉक्टर वसीम उस पर जवाब देते हैं फिर तो ठीक है, हाँ, वरना आप शाम तक गो अहेड, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह। So you are basically encouraging or highlighting or emphasizing, emphasize ज्यादा वो प्रॉपर वर्ड है। आप याद है हम जिस तरह उधर करते थे ना रेगुलराइजेशन में, regularization parameter, you are highlighting this, you are highlighting that. So if you are highlighting between and you are actually discouraging within,
आइगन वेक्टर्स। विद इन क्लास। हाँ, अब देखो ना, अब अगर आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज का लेंथ कम है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो जो स्कैटर है, वेरिएशन है, आपको सिर्फ बिटवीन चाहिए, ठीक है, और विद इन आपको मतलब अगर मैं इसको मुझे मुझे के मीन्स क्लस्टरिंग याद आ रही है इससे। के मीन्स में हम ये करते हैं कि दो चीज़ों को बेसिकली आप इनको इनको कंबाइन कर रहे हैं, यू आर असाइनिंग देम द सेम क्लास। इफ विद इन distances are smaller, you lump them into a single class, आप इन सबको एक क्लास कह देते हैं, क्लास 1। इसी तरह within और between, you would like to maximize the distance between and minimize the distance within। तो ये उसमें भी ये है कि जिस चीज़ को आपने मिनिमाइज करना होता है आप उसको डिनोमिनेटर में रख देते हैं। इसको देखो ना आप, so -1 is like denominator, so if something is in the denominator, of course matrix denominator नहीं है, लेकिन आइगन वैल्यूज में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसका आइगन वेक्टर। So something in the denominator you would like to minimize that to get an overall large number। मतलब अगर मैंने इस रेशो को इंक्रीज करना है, so I would increase the numerator and I would like to decrease the denominator। Then you sort the eigen values, और इसके बाद ये PCA वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। PCA में जिस तरह हम आइगन वैल्यूज को रैंक करके उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते थे फीचर्स, तो यहाँ पे भी आप उन आइगन वैल्यूज को सिलेक्ट करें जो टॉप पे हैं, और टॉप का मतलब ये है कि आपने बिटवीन को एम्फेसाइज किया है। सर पीसीए में तो जो हमारी आइगन वैल्यूज थी वो तो हमारी वेरिएंसेस नहीं, कोवेरिएंसेस। बिल्कुल, तो इसमें भी यहाँ पे इसमें ये कॉम्बिनेशन है ना, इसमें ये कोवेरिएंस उस तरह से नहीं है, ये अलग अलग कर रहा है ना। ये आगे अगर आप इसको देख लें आगे, ये आपका ये भी कोवेरिएंस मैट्रिक्स ही है ना, देख लें उसमें देखो ना, ये आपने यहाँ पे लिमिट किया हुआ है, यू आर लिमिटिंग टू वन क्लास, वहां पे आपने ये लिमिट नहीं लगाया था, तो ये है कोवेरिएंस विद इन, ठीक है। यस और अब आपने ये एक क्लास की बात कर दी सिर्फ, ठीक है, इंडिविजुअल स्कैटर मैट्रिसेस। देखो ना, आपने अगर ये हर क्लास के लिए ये विद इन द क्लास वेरिएशन, दिस कैप्चर्स द विद इन द क्लास वेरिएशन, ठीक है, और फिर अब सब इन सब का एवरेज लेते हैं, you take the average, so this will give you the overall covariance। सर लेकिन इसमें LD2 कहाँ पर? नहीं ये वही तो मैं, विद इन द क्लास। हाँ अच्छा तो नहीं, LD1। अब ये आ गया ना इधर, अब ये बिटवीन है ना, बिटवीन में आप समेशन किस में कर रहे हैं, एक क्लास से अगली क्लास में जा रहे हैं ना। यस देखो ना, ये यहाँ पे आप गौर से देखिए, एम आपका मीन है, एम आपका मीन है, तो आप हर एग्जाम्पल का उस क्लास के, आप रिमेंबर, बल्कि हम अगर इधर आ जाओ ना, पहले इधर आ जाओ, ये ज़्यादा आसान है। यहाँ पे मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास आई की, ठीक है। सो हर क्लास का एक सेंटर होगा, लेट्स से मैं उसको एम आई कह देता हूँ, और ये उसके पॉइंट्स इसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स एग्जाम्पल्स, और ये कुछ और पॉइंट्स है जो कि किसी और क्लास के हो सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप हर पॉइंट का उस रिस्पेक्टिव जिस रीजन में आपका एक लोकल मीन है, ये बिल्कुल के मीन्स की तरह चल रहा है, उससे आप उसकी वेरिएशन देख रहे हैं, और फिर सब कुछ ऐड कर रहे हैं ना, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो वो तो ये असम्पशन है कि पहले से क्लासेस डिवाइड होंगी।
नहीं नहीं, डिवाइड नहीं, लेकिन ये तो आपको नहीं पता डिवाइड है या नहीं है, ये आपने सिर्फ मीन कर दिया ना, ये यस सुपरवाइज्ड है ना। तो ये हमें कैसे पता कि वो दूसरे वाले पॉइंट्स है उसके साथ भी मीन इसका लेना है या नहीं? नहीं, आप उन पॉइंट्स का भी ले रहे हैं, सब पॉइंट्स का ले रहे हैं ये, अच्छा लेकिन उन सब में आप मीन उसका यूज कर रहे हैं ना। एक मिनट, डी आई क्या है यहाँ पे, डी आई क्या है, डी आई डेटा किसका है भी यहाँ पे पता चल जाएगा। डाटा सेट है। हाँ हाँ, लेकिन ये वो डेटा सेट है, लेकिन आपको तो डेटा सेट, ये ट्रेनिंग डेटा की बात हो रही है ना, ट्रेनिंग डेटा में आपको पता है, ये बेसिकली आप ट्रेनिंग डेटा से कर रहे हैं सारा, ट्रेनिंग डेटा में आपको पता है कि कौन सा डेटा किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो ये विद इन द क्लास ही है, ठीक है। यस मतलब अगर आपको मैं ये डेटा दे दूं, ये डेटा मैं आपको दे दूं, तो इस टाइम पे आप क्लासिफिकेशन कर नहीं रहे हैं, आप एल्गोरिथम बना रहे हैं, एल्गोरिथम के लिए आप ये डेटा यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये D1 हो जाएगा, ये सारा डेटा, और ये क्या हो जाएगा D2, इसका अपना मीन होगा M1, और इसका अपना मीन होगा, ये वेक्टर होगा ना, M1 इज अ वेक्टर। अब आप तो इन हमें सब, पहले से ही पता है क्लासेस डिवाइडेड हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब देखो ना, अब आप अगर ये वो मैट्रिक्स, वो जो S1 आप कैलकुलेट करेंगे, वो वेरिएशन, इट इज आल्सो को वेरिएशन, वेरिएंस नहीं, रिमेंबर इट इज स्टिल अ कोवेरियंस मैट्रिक्स, क्योंकि हर पेयर के दरमियान है ना, इस पेयर के दरमियान इस पेयर, पेयर वाइज, ये बेसिकली पेयर वाइज वेरिएशन, इसको हम कोवेरियंस कहते हैं। सो ये इसीलिए तो इसको स्कैटर मैट्रिक्स कह रहा है ना, एस फॉर स्कैटर मैट्रिक्स, इसका अपना है। और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एक तीसरा मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, ये तो एक मैट्रिक्स अगर इसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया, तो एक मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करते हैं क्रॉस, एक पॉइंट इधर से उठा लिया, एक इधर से उठा लिया, बल्कि नहीं, बल्कि नहीं, वो मीन्स, वो आप सिर्फ मीन्स की करते हैं, सॉरी, वो इस मीन का इस मीन के साथ करते हैं, क्योंकि यू वांट टू इंश्योर के उनके मून मीन्स आपस में क्या हो, डिफरेंट। डिफरेंट हो। अब उसमें यह है कि बिल्कुल, और आपके ब्लड सपोज यहाँ पे एक और भी आ गया ना, एक और क्लास आ गया M3। लेकिन ये जो LD2 है हाँ ये नहीं, अभी वेरिएंस LD2 नहीं बना मीन्स ना, के बीच अरे में। नहीं, अभी LD2 नहीं बना, आप LD1 LD2 अभी नहीं बना, ये ध्यान में रखे यस आप। इफ यू कैन रिकॉल व्हाट वी डिड इन PCA में हमें वो जो दो एक्सिस थे ना, PC1 PC2, वो बाद में मिले थे, आप शायद इसके साथ मिक्स कर रहे हैं इसको। ये PC1 PC2 जो हमारे डिराइव्ड फीचर्स थे, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लगाने के बाद बने थे ना, ये ओरिजिनल फीचर वेक्टर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये लगाने के बाद हमारे पास नए फीचर बनते हैं, इसके बाद आपके पास PC1 PC2 मिलना है, याद है आपको ये? यस और ये W मैट्रिक्स आपने इससे पहले कैलकुलेट किया था आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज की हेल्प से। स्टेप्स आप याद रखें ना, स्टेप ये है कि यू स्टार्ट विद द डेटा, यू वर्क आउट ऑल दीज कोवेरियंसेस, ठीक है, एंड यू यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, एंड देन यू रैंक देम, ये मैं आपको रिकैप कर रहा हूं, और उस रैंकिंग के हिसाब से आप टॉप आइगन वैल्यूज पिक करते हैं कि इनमें वेरिएशन कैप्चर हो रही है, बाकी में नहीं हो रही, ठीक है। इनसे आप डब्ल्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, वो डब्ल्यू मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर यूज करके फिर आपको एक्स प्राइम मिलता है। ये सीक्वेंस याद रहेगा। यस अब ये काम उधर कैसे हो रहा है, यहां तो एक डब्ल्यू मैट्रिक्स था ना, अब ये डब्ल्यू मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि you have one within matrix, ये
कि यहाँ पे आप हर क्लास के सारे डेटा पॉइंट्स अपने रिस्पेक्टिव मीन्स को आप चेंज नहीं करते उस क्लास के, and you have this scatter matrix which is the covariation within the class, and then you have another matrix where you check the variation between the means, m1 m2 के दरमियान वेरिएशन, फिर m2 m3 के दरमियान वेरिएशन, फिर m3 m1 के दरमियान सारी। तो वहां पे आप देखें, वहां पे आप सिर्फ मीन्स आप यूज कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ये इंडिविजुअल मीन्स है, और ये मीन कौन सा है? ये क्लास में ओवरऑल मीन है ना, क्लास मीन नहीं है। क्लास मीन तो mi है ना। मैं अगर उस डायग्राम में देखूं इसको, यस सर। यहाँ पे मेरे पास 3 मीन्स है ना, तो आपके पास 3 क्लस्टर्स हो गए, और ये लेट से ये मीन सारे डेटा का है m। तो आप देखते रहे कि ये जो हर क्लास है ये ओवरऑल पूरे डेटा से कितना डिफरेंट है। तो अब इसको आप बिटवीन कह सकते सर हैं वो कि दिखा सकते हैं फिर से इक्वेशन? कौन सा वाला? सर वो जो क्लास मीन वाला ये वाला SW। वो फार्मूला। यस सर। एक तो ये था ना, एक तो ये SW है ना। यस सर। ये बेसिकली ये समेशन तो ये है कि यू हैव टू डू दिस प्रोसेस फॉर ईच क्लास। सर दूसरा वाला जो इससे नीचे था जिसमें मीन्स हम ये कंपेयर कर रहे थे। ये है ना, ये है ना। देखो ना, इस समेशन को आप जरा गौर से देखें, इस समेशन को बाद में देखें, ये समेशन अभी खतरनाक है। आप पहले इस समेशन को देखें, ये क्या है? वेरिएंस नहीं, आप क्लासेस के दरमियान एक चीज नोट करें कि जो ये जो मैं सिर्फ एक चीज नोट कर लेता हूं कि इसमें इसने ट्रांसपोज क्यों यूज किया हुआ है? इसको ट्रांसपोज, ये एम आई को मैं जरा दोबारा देख लेता हूँ। एम आई क्या है? हाँ देखो ना, ये मीन वेक्टर है। ये बिल्कुल मीन भी एक वेक्टर है ना, मीन स्केलर नहीं है, ध्यान में रखिए। ये मैंने इधर भी लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं यहाँ पे m1 m2 लिख रहा हूँ, लेकिन m1 क्या होगा? m1 कैनॉट बी ए स्केलर। m1 इज आल्सो अ वेक्टर, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स है ना। यस। और ये मैं LD1 LD2 कह रहा हूँ, लेट्स अज्यूम कि ओरिजिनल फीचर्स है, क्योंकि इस स्टेज पे हमारे पास LD1 LD2 नहीं है ना। समझ आ गई? यस। तो आप when you do x minus m which means xi minus mi, तो इसका मतलब ये है कि this mi is the mean vector of the i class, क्योंकि जितने फीचर्स है उतने एलिमेंट्स होंगे ना इसमें। अगर 2 फीचर्स हैं तो 2 एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है। और फिर उस मीन वेक्टर को आप हर वेक्टर से, एवरी डेटा पॉइंट इज आल्सो अ वेक्टर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई? सर लेकिन mi में तो वैल्यू सारी वैल्यू सेम नहीं होगी, ये मीन तो सेम है सबका। नहीं, तो आप विदिन कर रहे हैं ना, विदिन में तो ये सेम रहेगा ना, आप इसको चेंज कर रहे हैं ना। यस सर। तो देखो ना, आप Yes, इन सारे वेक्टर्स का इस सेंट्रल वेक्टर से आप देख रहे हैं कोवेरियंस ऑफ दिस yes, with this, covariance of this with this. So you see how the different examples vary from the mean, away from the mean, ठीक है। अपने सबका एवरेज लेते हैं, उन सबको ऐड करके उनका एवरेज लेते हैं। ये तो एम आई क्लास का मीन हो गया, क्लास मीन हो गया ये। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये चूंकि ऑलरेडी, हाँ ठीक हो गया। ये एस डब्ल्यू है आपका, ये एस डब्ल्यू। अच्छा, अब यहां पे देख लें कि इसमें आप गौर से देखें,
यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन मीन्स की है, इसमें वो निकल गए, आपके इंडिविजुअल एग्जांपल निकल गए। हर क्लास का आप मीन वेक्टर ले रहे हैं और ओवरऑल मीन वेक्टर पूरे डाटा का, उससे उसका डिफरेंस देख रहे हैं। तो दिस इज रियली व्हाट वी मीन बाय बिटवीन क्लास, क्योंकि एक क्लास और दूसरे क्लास के दरमियान जो मुकाबला है वो तो मीन्स का ही होगा ना, बल्कि ये आपस में नहीं है, ये आपका सेंट्रल मीन है सबका। तो आप हर मीन का इसके साथ देखते हैं डिस्टेंस, समझ आ गई? यस। और फिर इन सबको आप ऐड करते हैं तो आपको बिटवीन मिलता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाई डू यू मल्टीप्लाई इट विद एन आई एंड व्हाई यू डिवाइड यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू ऐड देम एंड यू गेट योर SW। तो इसमें कोई एडिशन डिविजन नहीं है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इनको आप NI से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे समझ आई कि आप क्यों कर रहे हैं। can you see what I'm trying to ask you? NI से क्यों मल्टीप्लाई होगा? नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप सिर्फ कोवेरियंस देख रहे हैं ना, ठीक है, ये सेंट्रल है, लेकिन ये तो एक्चुअल पॉइंट्स है ना, तो आप सारे पॉइंट्स ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे पॉइंट्स। अब यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स नहीं ले रहे, आप सिर्फ मीन्स ले रहे हैं। अब मीन, ये नहीं, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये हटा दूं तो ये आपने ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मीन आपके क्लास में लेट सपोज 20 वो हैं स्टूडेंट्स है ना, और मीन इसका एक है, एक मीन है, वन मीन। तो वो वन मीन हर Yes. स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सो दैट मीन मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 20। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 मीन्स बेसिकली, अगर मैं उसको पूरे डेटा पे मैप करता हूं तो ये जो प्रोडक्ट है, ये चूंकि मैंने सिर्फ एक क्लास के लिए किया है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट बिकॉज आई नीड अ मैट्रिक्स दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द डेटा। क्योंकि इस SB को मैं बेसिकली उस SW के साथ कंपेयर करूंगा। वो SW, वेट्स की तरह, हाँ, वेट्स की तरह वेट्स की तरह, बिल्कुल। आप एक एक क्लास को वेट्स दे। नहीं, ये वेट्स नहीं है ना, ये वेट्स नहीं है, ये कंपैरिजन ही नहीं है ना उनका, क्योंकि SW में आपने पूरा डेटा यूज किया हुआ है, सारा डेटा आपने यूज किया हुआ है, जितने डेटा पॉइंट्स है हर डेटा पॉइंट को आपने यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप उन पूरे क्लास में से सिर्फ एक मीन उठाते हैं ना, मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि आपके पूरे क्लास का जो ओवरऑल स्कोर है, मैं उसको दो तरह से ऐड कर सकता हूँ ना, कि आपके इंडिविजुअल स्कोर्स को मैं ऐड करूँ, हर एक का स्कोर मैं ऐड करता हूँ, हाँ, ओवरऑल स्कोर आ गया नहीं। या फिर और अगर मैं एवरेज को लेके तो multiply एवरेज तो करें। मुझे नहीं देगा, एवरेज को Numbers। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, इफ आई वांट दैट सेम Yes, थिंग एट द एंड। तो चूंकि मैं SB को एक प्रोडक्ट में SW के साथ लगाऊंगा, ये दोनों कंपेरेबल होने चाहिए कि दिस इज फॉर द होल डेटा, दिस इज फॉर द होल डेटा, ठीक है। एंड देन यू कैन नाउ, ये मैं वो दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली आप ये करेंगे फिर ये कोवेरियंस फाइंड करेंगे। और नहीं, और भी कंबाइन करेंगे, दिस विल बी योर Yes, ओवरऑल मैट्रिक्स, क्योंकि दिस मैट्रिक्स विल हाईलाइट between variation and it will suppress within variation, क्योंकि वो नॉइज है ना, वो बेसिकली वो नॉइज है, नॉइज को सप्रेस करेगा। एंड वंस यू आर डन विद दैट,
अब उसमें आपने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स ले लिए, रैंक कर दिया, टॉप रैंकिंग आइगन वैल्यूज को आपने पिक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप उसमें से कुछ फीचर्स को हटा के डिस्क्रिमिनेटिंग LD1 LD2 के बाद आएगा। और LD1 LD2 के लिए मैं इस प्लॉट पे बाद में आता हूँ, फार्मूला आपको वही लगाना पड़ेगा, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो स्टेप्स क्या हैं कि SW इनवर्स SB, इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स से आपको रैंक करने के बाद और रिमूवल ऑफ n सिग्निफिकेंट आइगन वैल्यूज, यहां से आपको W मैट्रिक्स मिलेगा। और ये एग्जैक्टली इसी तरह था जिस तरह PCA में है। तो वो W आप यूज करके जब आप अपने ओरिजिनल फीचर वेक्टर पे लगाएंगे तो आपके पास ये LD1 LD2 इस फॉर्म में आएंगे। ये रैंकिंग और ये रिमूवल कैसे करनी है ये हम पहले भी कर चुके हैं। जिस तरह वो इंपॉर्टेंस था ना फीचर, ग्राफ बनाएंगे नहीं, वो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फीचर इंपॉर्टेंस याद है आपको? यस सर, वो हमने उसकी देखी थी कि कितने वेरिएशन, ग्राफ कितने वेरिएंस को कैप्चर कर रहा है, कितनी को नहीं कर रहा। यस देखो ना, ये हमने किया था ना क्यूमुलेटिव। तो वहां पे भी ये करेंगे आप, कि आपके पास एक दफा आइगन वैल्यूज आ गए, आपने रैंक कर दिया, अब आप दे सकते हैं कि कौन से कितने वेरिएशन को कैप्चर कर रहा है। और ये वेरिएशन कंबाइंड वेरिएशन है बेसिकली। ये क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेबिलिटी ये वर्ड यूज कर रहा है। तो इस एग्जांपल में the first two features have the discriminative power of 100%, ठीक है ना। ये और ये जब आपने इसको ऐड किया, जंप लिया सीधा 1 पे पहुंच गया। 100% डिस्क्रिमिनेटरी है ये दोनों फीचर्स। इस तरह स्टार्ट में आपने देखा भी था। LD1 ये LD1 LD2 है, ठीक है। इससे मतलब जो आप बनाएंगे वो LD1 LD2 होंगे। तो जब तक रिमेंबर, ये जब तक आपने ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स लगाया नहीं है, ये आपको LD1 LD2 नहीं मिल सकते, ठीक। यस और ये कोड आप आराम से देखिएगा कि इसने ये प्लॉट कैसे किया होगा ना। ये देखो ना, क्यूमुलेटिव, ये आप देखो ना, आप आइगन वेक्टर्स को बेसिकली सॉर्ट कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज को, आप आइगन वैल्यूज को सॉर्ट कर रहे हैं फॉर देयर डिस्क्रिमिनेटिव पावर। जितनी आइगन वैल्यू ज्यादा होगी उसमें उतना उसमें डिस्क्रिमिनेटिव पावर ज्यादा होगा, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेटिव पावर तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, द टेक्निकल टर्म ही वांट्स यू टू यूज इज डिस्क्रिमिनेबिलिटी, द कंटेंट ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेटरी इंफॉर्मेशन। तो इसको क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेबिलिटी। इट इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज बेसिकली फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर, क्योंकि आप उसे वेरिएंस नहीं कह सकते। हाँ वेरियंस अब कहना गलत है क्योंकि मिक्सचर है ना ये, इसमें दो आपने दो, यस वो SW मिक्सचर है। और SB ना। इसीलिए अब आपको समझ आ रही है कि इसको सुपरवाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये सुपरवाइज ना होता तो आपके पास ये MI भी ना होता ना। यस तो ये आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो आप अब ये आपके पास PCA में ये इन्फॉर्मेशन नहीं, PCA में सारा ब्लाइंड करते हैं, क्योंकि बिटवीन और विद इन का तो चक्कर ही तब आता है जब आपके पास एग्जाम्पल हो। जब हम पास क्लासेस ही नहीं होंगी तो हम नहीं बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल। ये LDA को अगर आपने सेकंड लर्न में करना है तो ये फिर बनेगा। किधर है ये मॉड्यूल आपको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या इंपोर्ट और विच सर इसमें हमेशा सिर्फ दो ही फीचर्स आएंगे, LD1 LD2? नहीं, ये तो एग्जांपल, LD1 LD2 से ज्यादा नहीं आ सकते। ये तो एग्जांपल है ना, ये तो इस एग्जांपल की बात हो रही है। आप जितने भी मर्जी चाहें, यस ये तो देखो ना, डेटा कंप्रेशन की बात हो रही है। आपके पास अगर 100 फीचर है, जरूरी नहीं कि आप दो पे करेंगे, आप 3 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं। देखो ना, ये
असल में आप यहाँ पे जो फ्रेमवर्क को समझे ना, ये तो इस केस में आपके पास सिर्फ 2 ही काफी थे ना, जरूरी तो नहीं है यस कि आपके पास ज्यादा फीचर्स नहीं है या ज्यादा हर दफा आप इस तरह लकी नहीं होंगे। तो अब ये देखें ना कि आपके पास कितने क्लासेस हैं। तो आपको नहीं, नंबर ऑफ क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स जो उससे मिलेंगी, एस बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एस डब्ल्यू इनवर्स और एस बी, इस मैट्रिक्स के कितने आइगन वैल्यूज हैं, हाउ मेनी आइगन वैल्यूज। उन आइगन वैल्यूज में आपने सेलेक्ट करना है कि टॉप के कितने रखने हैं। तो अगर आपने टॉप के 2 रखने हैं तो 2 हो जाएंगे फिर, लेकिन उसकी डिस्क्रिमिनेबिलिटी देख के करनी है ना। यहाँ पे चूंकि डिस्क्रिमिनेबिलिटी 100% थी इसलिए आपने दोनों को पिक किया। इट विल नॉट बी दैट इजी इन यस सर एवरी एग्जांपल। तो ये आप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मॉड्यूल है और इसमें कौन सा आप इंपोर्ट कर रहे हैं फंक्शन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये एलियास है, लेनियन ठीक है, LDA। number of components is a parameter and here you can write 3 or 2 or 1, ठीक है। फिर फिट ट्रांसफॉर्म तो हम पहले भी करते रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा। देखो ना आप, ये देखिए आपने LDA कंस्ट्रक्ट किया और जब तक आप ट्रेनिंग डेटा इसको नहीं देंगे और स्टैंडर्डाइज्ड, तो ये नहीं कर सकेगा। ये फिट ट्रांसफॉर्म सब कुछ कर रहा है फिर। तो इसमें आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और मतलब स्टैंडर्डाइजेशन आपने बाहर करनी है। उसके अलावा आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और स्कैटर मैट्रिक्स SB SW रैंकिंग ये खुद करेगा, और चूंकि आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दिए हैं उस हिसाब से करेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ प्लॉटिंग यस है। सर अच्छा, ये इस टॉपिक को भी हमने चैप्टर 3 में थोड़ा सा टच किया था। इट वाज अबाउट linear separability, कि if the data is linearly separable then you can use linear techniques, but if it is not then you have to do some tricks। याद आ रहा है आपको? तो हमने SVM में यस एक ट्रिक यूज किया था which was called select variables। वो zeta जो था, zeta 1 zeta 2 इस तरह। that is a trick but that is not the solution। उससे आप सारे मसाइल हल नहीं कर सकते क्योंकि there is a small number and the real deal is to take the data into a higher dimensional space। इसको कहते हैं kernel methods, kernel principal component analysis। मतलब it is PCA, लेकिन PCA के लिए भी linear separability होना जरूरी है। तो this is KPCA, where you do not remain in the existing number of dimensions, you transform your data to a higher dimensional space। let's say आपके पास 2 फीचर्स हैं और डेटा को वो 2 फीचर्स आप जो मर्जी है कर ले, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप उसको 3 या 4 डायमेंशनल स्पेस में ले जाते हैं एंड देन यू होप दैट यू कैन यूज सम, एंड दैट इज अ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन यू रिड्यूस इट। तो पहले आप इसको डेटा नंबर ऑफ डायमेंशन को इंक्रीज करते हैं थ्रू सम नॉन लीनियरिटी, और फिर आप कहते हैं कि वहां पे ये लीनियरली सेपरेबल होगा, ओरिजिनल में नहीं होगा, वो हायर डायमेंशन में होगा, और वहां पे फिर आप उसके ऊपर PCA अप्लाई करते हैं। PCA क्या करता है? PCA विल रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशंस। लेकिन ये ट्रिक है, इसको कहते हैं कर्नल ट्रिक। ये तो हाई डिमेंशन में सेपरेबल क्यों होगा? हायर डायमेंशन में सेपरेबल होगा ना, लीनियरली सेपरेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये इसकी वजह लीनियर, हाँ, इसकी वजह क्या है कि हायर
डायमेंशन में ज्यादा अच्छे तरीके से सेपरेट हो सकते ये तो कुछ लोगों ने फंक्शंस ट्राई किए हैं ना नॉन लीनियर। असल में जब आप उसको कुछ नॉन लीनियर फंक्शंस ऐसे हैं कि जो ये जो इशू है ना लीनियर लाइन का इशू है कि स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे तो चल जाता है, इसमें आप स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, लेकिन ये जो है, ये जो सर्कल है, अब ये सर्कल 2 डायमेंशन में नॉन स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन यही डेटा 3 डायमेंशन में you can use some non-linearity to turn it into a linear problem. और ये वो ट्रिक, इसीलिए तो ट्रिक है ना कि हर फंक्शन ये नहीं कर सकता, ये कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कि ये आपको फीचर देते हैं। और उनमें मेरे ख्याल में एग्जांपल आपने शायद नाम सुने भी होंगे, रेडियल बेसिस फंक्शन है कुछ। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आप देख लेना ये 2 डायमेंशनल में है, पर अगर आपने नॉन लीनियरिटी अप्लाई कर दी है, अब देखो ना, अब वहां पे जो स्क्वायर्स हैं, यू हैव नाउ 3 फीचर्स, और वो जो हर फीचर है, अब देखो ना, ये आपको नॉन लीनियर लग रहा है ये, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर है ना, समझ आ गई बात। लेकिन आप इसी को नया फीचर मान लो ना, आप x1 स्क्वायर को आप z1 कह दो, x2 स्क्वायर को z3 कह दो, और x1 x2 स्क्वायर रूटेड 2 टाइम्स इसको आप क्या कह दो, z1। तो अब ये तो लीनियर हो गया ना, अब आपके पास ये वेक्टर आ गया। समझ आ गई? इससे पहले लीनियर कैसे नहीं था? नहीं x1 x2 के साथ नहीं, असल में बात ये है ना, x1 x2 तो डेटा है, इसमें लीनियर सेपरेबिलिटी नहीं है ना। ये आपको ये सरफेस चाहिए, ये सर्कल चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये मैं इसके एग्जांपल देता हूँ ना, अगर आपके पास लेट्स सपोज x स्क्वायर्ड, ये क्रूड एग्जांपल है, लेकिन लेट्स से अब ये नॉन लीनियर फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं x1 स्क्वायर्ड को y1 कह दूं और x2 स्क्वायर्ड को y2 कह दूं, तो आई हैव मेड इट लीनियर। ये उसी डायमेंशन में रहते हुए इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप उस एग्जांपल को देखें, इस ट्रांसफॉर्मेशन को गौर से देखें। व्हाट इज x1 डूइंग बेसिकली, नहीं x1 नहीं, z1। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2 डायमेंशनल टू 3 डायमेंशनल, और इसको मैं लिख दूं, z1 क्या है, z2 क्या है, x1 स्क्वायर्ड, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। z2 क्या है, 2x1 x2 और z3 is x2 squared. Now it turns out that if you take this as your feature and अब वो स्क्वायर आपने इसके अंदर छुपा दिया ना, तो अब 3 डायमेंशनल में ये सेपरेबल प्रॉब्लम बन जाता है। इसकी सारी बातें हम सारी थ्योरी में नहीं जाएंगे। You can now reduce these 3 features into 2 features. फिर इसके ऊपर और PCA जब आप लगाएंगे ना, PCA इसको 3 से दोबारा 2 डायमेंशन में लेके आ जाएगा और वो सेपरेबल होगा फिर। अच्छा, तो इसके पीछे कोई ये जाहिर बात है, हर ट्रांसफॉर्मेशन की एक क्वालिटी नहीं है ना। आपको याद है, ये मैं इसकी एग्जांपल क्या दे दूं, ये जिस तरह आप ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें नजर आ जाती है ना, वो टाइम डोमेन में नजर नहीं आती। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें हायर डायमेंशनल स्पेस में नजर आती हैं। इसलिए तो इसको ट्रिक कहते हैं ना। ये कोई एग्जांपल अगर मुझे नजर आ गया, मैं आपको बता दूंगा। इसमें इसने असल में सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है आइडिया। दिस इज व्हाट वी कॉल कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक इसको नहीं कहते, ये कर्नल ट्रिक किसी और चीज का नाम है। वो ये है कि ये जो जो मैंने पिक्चर पेश किया है ना, ये हायर डायमेंशनल और फिर लोअर, इसमें कंप्यूटेशन बहुत इन्वॉल्व है। ये नॉन लीनियर फंक्शंस, दे आर हाईली डिमांडिंग
तो उस कंप्यूटेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर है, उसको कर्नल ट्रिक कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। यूजिंग कर्नल ट्रिक वी कैन कंप्यूट द सिमिलरिटी बिटवीन हाई डायमेंशनल इन द ओरिजिनल फीचर स्पेस। वो डॉट प्रोडक्ट से बचने के लिए ना, उसमें लॉट ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व। आप दो वेक्टर्स के दरमियान जब सिमिलरिटी कैलकुलेट करते हैं तो यू नीड समथिंग लाइक दिस ना, दिस डॉट प्रोडक्ट। ये जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है, इट इज अ काइंड ऑफ नॉट डॉट प्रोडक्ट, इनर आउटर प्रोडक्ट। ये आउटर प्रोडक्ट है या इनर प्रोडक्ट? हाँ, आउटर प्रोडक्ट है। Yes. So these computations can be saved। ये अगर आप ओरिजिनल वेक्टर्स के साथ करते हैं, so this is very consuming, time consuming। ये कर्नल ट्रिक क्या करता है कि वो it defines some transformations, some new features, और उन फीचर्स में ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जिस तरह आप फोरियर एनालिसिस करते हैं ना, फोरियर सीरीज में कुछ चीजें आप उसको ट्रंकेट, ये मैं इसके, मुझे ये क्रूड एग्जांपल है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने एक दफा टेलर सीरीज की एग्जांपल आपको दी थी। टेलर सीरीज में क्या होता है, यू हैव फर्स्ट टर्म, या देन यू हैव, लेट्स से मैं Yes. सेकंड टर्म समथिंग, और ये भी हो सकता है कि x माइनस, आप इसको वो करते हैं x माइनस समथिंग, x नॉट, x माइनस x नॉट स्क्वायर्ड एंड सो ऑन। अच्छा, ये कुछ केसेस में तो आप टेलर सीरीज ऐसे बनती है कि आप हायर ऑर्डर को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज द you only need a few terms and most of the higher order terms are negligible। लेकिन कुछ फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पॉलिनोमियल इतनी पावरफुल नहीं है। उसी प्रॉब्लम को जब आप फोरियर सीरीज में देखते हैं, so instead of using polynomials you are using cosine and sine, या कि फर्स्ट हार्मोनिक फिर कोसाइन 2 ओमेगा टी साइन, तो उसमें आप देखते हैं कि यार with just a few terms I can capture the essential problem। तो यहाँ पे भी ये है कि ये जो ओरिजिनल वेक्टर्स हैं, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कुछ फीचर्स में ये जो कंप्यूटेशन है, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इजीली। ठीक है। Yes, sir. इसका दूसरा एग्जांपल में, तो आपने कभी आई डोंट नो कि आपने कभी इसके लिए कोड लिखा है कि नहीं, ये जो हम फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि 20 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो इसको अगर आप डायरेक्ट करते हैं ना 20 टाइम्स 19 टाइम्स 18, तो ये आपको पता चल जाएगा More कि time ये like that. प्रैक्टिकल नहीं है ये। Yes, sir. इसी प्रॉब्लम को आप अगर कैलकुलस में ले जाए ना और रिटर्न इट इनटू एन इंटीग्रल, गैमा फंक्शन इसको कहते हैं, गैमा फंक्शन में ये क्रक्स से जवाब आ जाता है, क्योंकि वहां पे आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। इंटीजर में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होती। So same is the case with this. The original feature space, this calculation has to be done exactly, but in some other feature space combination, non-linear combination, this can be approximated very quickly. That is what we mean by kernel trick। लेकिन जो असल इनोवेशन है वो ये नहीं है। असल इनोवेशन ये है कि यू टेक इट टू हायर डायमेंशनल स्पेस, वो कर्नल ट्रिक से पहले है। ठीक है। So you similarity matrix between different features, you get the K matrix, और उसके बाद आप ये these are the different non-linear functions ना, वो जो कंप्यूटेशन को बचाने के लिए आप कर रहे हैं, रेडियल बेसिस फंक्शन, गाउसियन, these are all different techniques। और ये पाइथन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अब देखो ना, इसको आप कैसे लिनियरली सेपरेट करेंगे, ये बीच में ये मिक्सअप हो रहा है ना। Yes, sir. But with those higher in higher dimensions it will be separable।
अब अगर लीनियर क्लासिफायर यूज करेंगे तो फिर ये आएगा नहीं, इसमें ओवरलैप आएगा। PCA वर्सेस LDA इसने एग्जांपल दिया हुआ है, PCA वर्सेस LDA हो जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स, मेरे ख्याल में ये कुछ शेप्स हैं जिसमें ये पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल सर्कल है, सर्कल को आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के ना यू कैन टर्न इट इनटू लीनियर प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक दिस विल बी पॉसिबल फॉर ऑल द शेप्स। सेकंड जब ये कर्नल लगा के आप हायर डायमेंशन में जाके इसको सेपरेट करते हो, वो PCA लगा के वापस लोअर डायमेंशन में आते हो, ठीक है, तो लोअर डायमेंशन में तो नॉन लीनियर होगा ना? नहीं आपने फीचर चेंज कर दिया ना, आपने बेसिकली हायर डायमेंशन में आपने ले जाके नॉन लीनियर फंक्शन बनाया है, उस नॉन लीनियर फंक्शन को अब आप नया फीचर, ये पुराना फीचर तो रहा नहीं ना। यस सर। तो उसमें से कुछ अब आप इमेजिन करो क्या, ये बात दो फीचर्स हैं, दो फीचर्स के आपने तीन फीचर बना लिए, तीनों नॉन लीनियर है, लेकिन आपने उनको रीडिफाइन कर दिया ना, उन नॉन लीनियर फीचर को आपने अलग नाम दे दिया, अब तीन फीचर बन गए। अब उन तीन फीचर को आपने, उन तीन में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा आप निकाल सकते कौन सा नहीं निकाल सकते। ये बात समझ आ रही है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उसको ऐसे देख लूँ ना, लेट्स से यू गो फ्रॉम x1 to x1 x2 एंड यू गो टू z1 z2 z3, तो ये आसान नहीं है कि इन में से एक आप निकाल सकेंगे, नहीं, इसके ऊपर PCA लगाएंगे आप, और यस सर, PCA में PCA आपके पास नए नए फीचर्स आएंगे, लेट्स कॉल देम y1 y2 y3, और उसमें वो इसलिए अब ये रैंकिंग होगी, इसमें इसमें हो सकता है ये दो ज्यादा यस इंपॉर्टेंट हो आइगन वैल्यूज के हिसाब से, ये ना हो। तो देखो ना ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सर, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास आएंगे y1 y2, ये आगे में लीनियरली होंगे सेपरेबल या नॉन लीनियर? लीनियरली सेपरेबल होंगे ना, क्योंकि अब यस आप सर। अब आपने नॉन लीनियर फीचर्स को देखना शुरू कर दिया ना, यस सर। ये वो नॉन लेकिन सर लीनियरिटी। वो, क्योंकि सही बात में तो वो जो Z1 Z2 Z3 असल में तो नॉन लीनियर नहीं है, वो तो हमने बस इक्वेट करके उनको हाँ, लीनियर लेकिन बना आपने दिया। देखो ना, इसीलिए तो उसमें कंप्यूटेशन ज्यादा है ना, इसकी कंप्यूटेशन ज्यादा है, ये जो कर्नल ट्रिक है ये कंप्यूटेशन को बचाने के लिए कर रहा है। यस सर, तो असल में तो सर y1 y2 नॉन लीनियर नहीं होंगे ना? नहीं है ना, किसने कहा लीनियर है? वही सर, मैं ये आप जब आप x स्क्वायर, आपने x1 स्क्वायर को नाम दे दिया तो यू डोंट केयर कि वो क्या है, वो कंप्यूटेशन उधर होती रहेगी ना। ये आपको पता है, ये कंट्रोल में भी ये कुछ नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को लोग फीडबैक के थ्रू, इसको कहते हैं फीडबैक लिनियराइजेशन, लिनियराइजेशन फीडबैक, उसमें आप एक सिग्नल को नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप उस, वो तो नॉन लीनियरिटी आपने डाल दी सिस्टम में, लेकिन आपका ओवरऑल सिस्टम लीनियर बन जाता है, क्योंकि वो आपने यस सर। वो नॉन लीनियरिटी आपने एक ब्लॉक में इंप्लीमेंट कर दी ना, सिस्टम से बाहर हो गई वो। यस सर। इसकी मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, आप जो करते हैं ना जो आप बायसिंग करते हैं, आपका जो जब आप ये ट्रांजिस्टर लगाते हैं ना, नॉन लीनियर डिवाइस है ये, ठीक है, और इसको आप जब बायसिंग करके एक बड़े एम्पलीफायर में लगाते हैं, तो वो एम्पलीफायर अंदर ये नॉन लीनियर है, लेकिन वो एम्पलीफायर एक रेंज में लीनियर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आपने ये नॉन लीनियरिटी उसमें इसको रीडिफाइन किया हुआ है उसको। तो ये इट्स ऑल हाउ यू डिफाइन योर वेरिएबल्स। यस सर। अब सबसे क्रूड एग्जांपल मैं ये दूंगा आपको, मैं आपको एक सिस्टम दे देता हूँ, सिग्नल सिस्टम का है कंट्रोल का, ठीक है, और लेट्स से कि दो ब्लॉक्स हैं, क्या है, दो ब्लॉक्स हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं दे देता हूँ x, और यहाँ s से आके मुझे x² मिलता है, ठीक है,
और लेट्स से यहाँ पे मुझे मिलता है 3x²। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है इन दो सिस्टम में। सर पहला वाला लीनियर है, उसके पास है नॉन। नहीं, ये नॉन लीनियर है ना, कौन सा? ये वाला नॉन लीनियर है पहला। ये पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स नॉन लीनियर है, जो इनपुट है वो लीनियर है बस। हाँ, ये पहला बॉक्स नॉन लीनियर है, ध्यान में रखें, यस क्योंकि ये स्क्वायर कर रहा है ना उसको। यस दूसरा बॉक्स लीनियर है, ठीक है। लीनियर है, अच्छा मल्टीप्लाई कर। अच्छा, अब ये ओवरऑल सिस्टम नॉन लीनियर है ना। यस सर। लेकिन आप एक काम करें, मैं अभी एक ट्रिक दे देता हूँ। लेट्स से ये आप निकाल नहीं सकते इस सिस्टम को। अगर आप इसको निकाल सकते फिर तो ये लीनियर बच जाता, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार ये आपस में लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप एक काम करें, यहां पे लगाएं स्क्वायर रूट एंड रीडिफाइन योर इनपुट। लेट्स से दिस इज योर इनपुट u। नहीं बल्कि एक मिनट, x आप इधर लगा दें, आप x को इधर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x आ जाएगा। ये हाँ ये आ जाएगा और फिर ये इधर x आ जाएगा, ये ऐसे। ऑन सिस्टम को लीनियर बना बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के ट्रिक्स आप वहां करते हैं ना बेसिकली। ये तो मैंने एक बहुत क्रूड सा एग्जांपल दिया है ना। ये जो हायर डायमेंशन में आप नॉन लीनियरिटी को प्ले करते हैं इस तरह होता है फिर। और मैं बिल्कुल, और आपने लीनियर रिग्रेशन में भी इस तरह की चीज देखी है, आपको याद होगा। आप जब यहाँ पे करते हैं ना x + x² + x³ और आप इन्हीं को फीचर मानते हैं तो यू टर्न इट इनटू अ लीनियर प्रॉब्लम। यस सर। लेकिन ये ट्रिक रिग्रेशन में तो काम आ जाती है। ये यू ऑलरेडी डू दिस इन रिग्रेशन ना, a2 a1। लेकिन ये ट्रिक क्लासिफिकेशन में काम नहीं आती। क्लासिफिकेशन में you have to use this idea combined with higher dimensions। अब समझ आ रही है आपको? मेन आर्गुमेंट ये है यस सर। कि it is not that you have not transformed these variables before, you already did that in linear regression, लेकिन classification में you need to do more, just redefining things is not enough। और देख लें इसमें अगर और चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरी तो बैटरी डाउन हो रही है इस टाइम। ठीक है। अब अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि अगर मैं थोड़ा अभी ये लेक्चर्स तो स्लाइड्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए ना इसके, क्योंकि ये लास्ट ये चैप्टर आखिरी स्लाइड्स का है। सो आई विल सी, I don't think we should continue with this। I would like to include a few Jupyter notebooks which are very easy to understand cell by cell। तो हम उसको cell by cell रन करेंगे ना, और उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें इनपुट दे दें, हम उसको विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं आप उसी टाइम पे रन भी करना चाहते हैं, सो आई कैन शेयर दैट विद यू एज वेल। वो नोटबुक मैं पहले शेयर कर दूंगा। ये इस ऑथर की नहीं होंगी, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा एक वो फ्लो को समझ जाए ना। यस सर। एक मुझे एक बुक मिली है, उसमें वो क्या करता है कि उसने एक चैप्टर में एक प्रॉब्लम को ना एंड टू एंड सॉल्व किया है, और उसमें मशीन लर्निंग के सारे स्टेजेस हैं एक ही चैप्टर में। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें जाहिर बात है वो मैं शुरू इसलिए उससे नहीं कर सकता था कि उसमें you need a lot of jargon, a lot of terminology। I think now we are in the right at the right stage to go through that chapter। उसमें वो क्या करता है, वो डेटा को क्या गैदर करता है, उसको प्रोसेस भी कर लेता है, उसमें फीचर सिलेक्शन सारी चीज़ें है ना, any all the stages which you come across in a machine learning project। तो I think उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। यस सर। तो मैं सिलेबस खत्म हो गया?
सिलेबस इस उसका तो खत्म हो गया जो इसने प्रपोज किया है ना, यस जो इनके स्लाइड्स है ना। तो मैं चाहूंगा कि मैं अगला जो वीक है ना उसके जो 2 लेक्चर्स हैं, हम अगर उसी चैप्टर को, क्योंकि वो काफी लेंथी है ना वो, एक तो सर उसमें अगर कोई आगे से पिकअप करना चाहे तो वो कहाँ से करना शुरू करे? मीन्स अगर मैंने इसके बाद और मशीन लर्निंग पढ़नी है तो मैं कहाँ से पिकअप करना शुरू करूँ? डीप लर्निंग से? डीप लर्निंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि डीप लर्निंग को समझने के लिए जो मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी चाहिए वो सारी आपको समझ आ गई है अब ना। यस सो एक्चुअली डीप लर्निंग को जो जीरो से स्टार्ट करते हैं उनके साथ होता ये है ना कि उसमें चलो आप न्यूरल नेटवर्क्स पे तो आप चले जाते हैं, लेकिन आप को ये मैं इसकी एग्जांपल पता है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट्स पढ़े हैं ना, और आपने पढ़े हैं ये ट्रांजिस्टर्स और ये ना सारी चीजें, यस एम्पलीफायर्स। लेट्स से कल को कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाती है और ये आपके जो ट्रांजिस्टर्स है ये ख़त्म हो जाते हैं सारे, या ये ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो और आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास जो बुनियादी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो ऑप्टिकल या कोई क्वांटम एलिमेंट होगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि एम्पलीफायर का कंसेप्ट आपको नहीं चाहिए, यू स्टिल नीड टू नो कि गेन क्या है और लीनियर रेंज क्या होता है, डायनामिक रेंज क्या होता है, स्मॉल सिग्नल लार्ज सिग्नल, ये कंसेप्ट तो चाहिए ना फिर भी। ये तो नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर आ गया तो आपके वो सारी थ्योरी जीरो से स्टार्ट होगी। एग्जैक्टली द सेम इज द केस विद डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में जो इनोवेशन है वो न्यूरल नेटवर्क का है। बाकी ये मॉडल इवेल्युएशन, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेटा, ये तो कहीं नहीं जा रही ना ये चीजें। यस तो अब ये फर्स्ट कोर्स में मशीन लर्निंग इसलिए आसान पड़ता है कि इट्स मैनेजेबल। अगर यही चीज़ आप डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो वो दो चीज़ें एक साथ आपको सीखनी पड़ रही है ना, कि एक तो न्यूरल नेटवर्क इतना मुश्किल और ऊपर से आपको जो है ना मशीन लर्निंग भी साथ साथ सीखनी पड़ रही है। सो आई थिंक वी मैं आपको दैट वन चैप्टर, आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम that one chapter will prepare you for the next course or next project or next सर direction. आपको क्या लगता है इस कोर्स के बाद कौन सा कोर्स लेना चाहिए मशीन लर्निंग के बाद जो बेस्ट है? जो बेस्ट है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो है ना कोर्स को आप कोर्सेरा वगैरह पे आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन एक यूट्यूब चैनल है पाईटॉर्च, यूजिंग पाईटॉर्च, वो डीप लर्निंग के नेटवर्क जो है ना बना रहे फ्रॉम स्क्रैच। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई वुड लाइक टू एक्चुअली यू टू स्टार्ट दैट। वो कोई फॉर्मल कोर्स नहीं है, लेकिन वो इतना डिटेल में आपको समझा देगा कि आप उसके ऊपर है, सेल्फ लर्निंग बेस्ड है वो। यस सर हाँ, तो मेरा अपना भी उसी को कंटिन्यू करने का इरादा है। मैं अभी अगर सर्च कर दूं ना, मेरे ख्याल में मैंने वो मैं फायरफॉक्स में जाके अगर आपको लिंक दिखा दूं, ये अगर आप नोट कर लें, क्या हो गया, ये आपको नाम नजर आ रहा है, बल्कि मैं लिख देता हूँ उधर। What's going on everybody and welcome to the सेंटडेक्स, SENTDEX। मेरे ख्याल में अगर आपने इस चैनल के वीडियोस देख लिए ना, सो दिस विल टेक यू एनीवेयर। ये कहीं पे भी जो है ना ये आपको ले जा सकता है। ये अब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन जितना ये एक्सप्लेन करता है ना, ही लव्स एक्सप्लेनिंग थिंग्स ना, यस सर तो ये सारी चीज़ों को उसकी सारी रीजनिंग बताता है। नॉर्मली तो क्या होता है, वो आपको बस सिर्फ कोड दिखाते हैं। कोड तो आप खुद भी देख सकते हैं ना, तो उसमें वीडियो का क्या फ़ायदा हो गया फिर। एंड ये सारा पाइथन, कोर पाइथन को यूज़ करता है शुरू में ना, नमपाई से फिर पाईटॉर्च में जाता है।
टेंसर फ्लो को आप अवॉइड करें क्योंकि टेंसर फ्लो को समझना बहुत मुश्किल होता है। यस अगर आपने नाम सुना है टेंसर फ्लो का, वो टेंसर फ्लो उन लोगों यस के लिए है जो कि दोज हु वांट टू गेट द जॉब डन विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। आप कॉपी पेस्ट ईरास और करते हैं, टेंसर फ्लो। कॉपी पेस्ट किसी ने किया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें, मॉडिफाई करें, जिस तरह एफआईपीज में होता है ना, उसके लिए टेंसर फ्लो बेस्ट है यस क्योंकि बहुत सारा। बट इफ यू वांट टू डू थिंग्स ऑन योर ओन लेटर ऑन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नट्स एंड बोल्ट्स, और वो नट्स एंड बोल्ट्स सिर्फ पाइटॉर्च में है। पाइटॉर्च इज एक्चुअली पाइथन बेस्ड ना, तो ये आपसे चीजें यस छुपाता नहीं है। और वैसे भी इसके पीछे फेसबुक है, तो फेसबुक भी इज अ बिग प्लेयर, सो मतलब वो दूसरे के पीछे गूगल है टेंसर फ्लो के पीछे। यस सर। सो और एक और रीजन, खैर फेसबुक भी कोई इतना अच्छा नहीं है मतलब रेपुटेशन वाइज, लेकिन जो मेन रीजन है जो पाइटॉर्च की पॉपुलैरिटी की, वो है एकेडेमिया में ना। एकेडेमिया की जो रिसर्च कम्युनिटी है, दे हैव बीन हेविली इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग दिस। और पाइटॉर्च अंडर द हुड बहुत सारा काम हुआ है, नोबडी नोस कि उसमें क्या हो रहा है। बस आपको सिर्फ वो एपीआई देता है, दैट इज एक्चुअली एपीआई बेस्ड, हर चीज में वो एपीआई दे देता है और आपको कहता है कि बस ये जिस तरह ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं होता कि आप ये पैसे ले लो बस और चुप हो जाओ। सो ये PyTorch इज वेरी डिफरेंट, दे वांट यू टू लर्न एवरीथिंग। यस सर। तो ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफी है। यस सर। इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे को हम वो चैप्टर वो देखेंगे, ठीक है। यस थैंक यू। सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।